हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर देवेश त्रिपाठी, आपका टीटी सर आ गया हूँ एक और वीडियो लेकर वेक्टर्स के ऊपर, है ना। अभी तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट 6 वीडियोस के अराउंड वेक्टर्स के ऊपर अपलोड किए हैं और उन 6 वीडियोस में आपको मैंने काफ़ी कुछ बताया है, जैसे वेक्टर्स होते क्या हैं, दिखते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, कौन वेक्टर है कौन नहीं है वेक्टर, दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं उसको रिजल्टेंट कहते हैं, वो निकालते कैसे हैं, उसके मेथड्स क्या हैं, उसके लॉज क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से देख चुके हैं। फिर हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में देखा, जिन्होंने नहीं देखे अभी तक ये वीडियो जरूर देखें। हमने देखा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये फिजिक्स में इतना ज्यादा यूज होना है ना कि आप राइट फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर, जो हमारा टेक्निकली फर्स्ट होगा काइनेमेटिक्स, वहां से लेके आप लास्ट चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स तक चले जाना, हर जगह वो कंपोनेंट्स को निकालना आना ही चाहिए, हर जगह उसका यूज होगा। तो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है वेक्टर्स, इसीलिए मैंने इससे शुरुआत की है ना। तो जिन लोगों का ये पुराने लेक्चर्स मिस हो गए हैं वो जरूर इसको देखें। ये वीडियोस किन के लिए यूजफुल हैं? ये हर उस बच्चे के लिए यूजफुल है जो 11th क्लास में है, जो 12th में उसका बेसिक क्लियर नहीं है उसके लिए भी यूजफुल है। 8th 9th 10th फाउंडेशन के बच्चे भी इसको सीख सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी बेसिक टॉपिक एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनफैक्ट ये मैथमेटिक्स का हिस्सा है। तो आई सजेस्ट कि जिन जिन ने ये वीडियोस नहीं देखे वो जरूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको काफी समझ में आएगा, है ना। अब अगला जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेक्टर्स का एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, डिवीजन वेक्टर्स के लिए डिफाइंड नहीं है। रिमेंबर, वेक्टर ए अपॉन वेक्टर बी कुछ नहीं होता है ना। यूनिट वेक्टर में हम वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते थे, वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो डिवीजन इज इनवैलिड इन वेक्टर्स। तो बचा क्या रह गया? मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम उसको देख लेते हैं, है ना। और इसके बाद जैसे ही वेक्टर्स खत्म होगा, इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए, डाउट्स मुझे सेंड करिए। जैसे ही वेक्टर्स खत्म होगा उसके बाद फिर हम लोग यूनिट डायमेंशंस को थोड़ा सा पढ़ेंगे, जो एक फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्सा है एंड आई एम श्योर आपको मजा आएगा। तो एक मैथ्स का टॉपिक, फिर एक फिजिक्स का टॉपिक, और फिर हम बाकी बेसिक मैथमेटिकल टूल्स लेंगे एंड देन वील फाइनली मूव टुवर्ड्स द फिजिक्स यानी काइनेमेटिक्स। तो फिलहाल एंजॉय करिए इसको, अच्छे से सीखिए, समझिए, पढ़िए, है ना। बिकॉज लॉकडाउन तो चलेगा बेटा, कोरोना वी कांट कंट्रोल, स्टडीज वी कैन कंट्रोल, तो मेक श्योर कि आप अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दें, है ना भाई। सोचो ना, अगर मान लो पूरे 2020 में यही चलता रहा तो आप थोड़ी ना अपना ईयर वेस्ट करोगे, तो इसलिए अपनी तैयारी पे पूरा ध्यान दें। चलो, लेट अस बिगिन दिस टॉपिक, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। वेक्टर्स में जब मल्टीप्लिकेशन की बात आई तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या थी कि स्केलर में जब हम मल्टीप्लिकेशन करते थे तो 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 6 कितना 18, है ना। तो 3 इंटू 6 18, 2 इंटू 6 12, 4 इंटू 3 12, ये सारे नंबर्स हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज में दिक्कत इसलिए नहीं हो रही है बिकॉज इनमें स्केलर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर से होगा एंड आंसर स्केलर आएगा। बट वेक्टर्स में स्केलर का वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दूसरे वेक्टर से हो रहा है, जबकि वेक्टर के पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो क्या कोई डायरेक्शन का असर पड़ेगा? क्या बिना डायरेक्शन की कोई चीज हो सकती है? तो उस बेसिस पर जब ये वेक्टर्स को डिफाइन किया जा रहा था तो लोगों ने इसके दो मेथड्स बनाए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के। उनमें से एक मेथड जो है वो स्केलर की तरह बिहेव करता है, स्केलर रूल प्रोडक्ट देता है हमको, और दूसरा जो होता है वो हमको वेक्टर प्रोडक्ट देता है। तो वेक्टर प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं या प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर की जब बात करते हैं तो दो तरह के प्रोडक्ट्स हमारे सामने आते हैं। पहला होता है डॉट प्रोडक्ट, या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट, और जो दूसरा है दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट, और इसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक हो गया डॉट प्रोडक्ट और दूसरा हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। इन दोनों को एक एक करके हमें सीखना है। ऑब्वियसली नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये स्केलर प्रोडक्ट है तो ये स्केलर क्वांटिटी देगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, और ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो ये वेक्टर क्वांटिटी देगा। इन दोनों का बहुत ज्यादा महत्व है फिजिक्स में, है ना। कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो हमें इसके और इसकी मदद से मिलती हैं, तो इसीलिए इसको सीखना और जानना बहुत जरूरी है। और बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, बड़े आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो लेट अस बिगिन विथ डॉट प्रोडक्ट। एंड ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं इसका एक्चुअली मैथमेटिकल प्रूफ्स होंगे, बट फिजिक्स में इसके प्रूफ्स नहीं होते। फिजिक्स में इनको केवल यूज किया जाता है ना। सो वी आर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स द रिजल्ट, नॉट दी कहां से आया टाइप चीज, है ना। एट द सेम टाइम इसके जो रूल है, डॉट प्रोडक्ट का जो रूल है, जो डेफिनेशन है, वो हमें समझनी है। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो बहुत ही सिंपल है कि अगर मान लीजिए एक वेक्टर को
किसी दूसरे वेक्टर के साथ डॉट किया जाए, जहां ए और बी दो वेक्टर हैं, तो इनके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, ए बी कॉस थीटा। ये सबसे बेसिक एंड सबसे अहम डेफिनेशन है डॉट प्रोडक्ट की। जिसको ये डेफिनेशन आती है वो डेफिनेटली इसको अप्लाई करना सीख सकता है। ठीक है, तो याद रखो ए डॉट बी कितना होता है, बोलो जरा जल्दी से, ए बी कॉस थीटा। जहां जहां से जो जो देख रहे हैं वो उसको मन में बोलो, ए डॉट बी इज सिंपली गिवन एज ए बी कॉस थीटा। जहां पर ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जिसको एंगल निकालना नहीं आता पुराना वीडियो देखो, मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि अगर कोई भी दो वेक्टर रैंडमली दे दिए जाएं और मुझे इनके बीच का एंगल निकालना है, तो पहला स्टेप होता है इनको टेल टू टेल जोड़ो। जैसे ही आप इनको टेल टू टेल जोड़ोगे, अब इस दौरान जो इनके बीच का एंगल होता है दैट इज व्हाट वी कॉल एज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो अगर ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा। क्लियर है सभी को? दिस इज व्हाट वी कॉल एज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब सवाल ये उठता है कि सर इसको यूज कैसे किया जाए। ठीक है, तो हमें जैसे मैथमेटिक्स हमने अलजेब्रा सीखी हुई है ना, बचपन में 8वीं 9वीं 10वीं में, उस अलजेब्रा को यूज करके पहले कुछ चीज बनाने की कोशिश करते हैं एंड लेट अस मूव अहेड। तो करके देखते हैं जरा इसको। तो एक चीज करते हैं, सबसे पहले अगर मेरे से पूछा जाए कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, है ना, एक है ए वेक्टर और उसकी वैल्यू है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और दूसरा है बी वेक्टर जिसकी वैल्यू है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। आई होप आप इसको देख के समझ गए होंगे। ए एक्स आई कैप का मतलब हो गया इसका एक्स कंपोनेंट, ए वाई जे कैप का मतलब हो गया ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट यानी परछाई। याद करो पिछला वीडियो। ए जेड के कैप का मतलब हो गया जेड कंपोनेंट। सिमिलरली बी एक्स आई कैप एक्स कंपोनेंट ऑफ बी, बी वाई जे कैप वाई कंपोनेंट ऑफ बी, एंड बी जेड के कैप जेड कंपोनेंट। कंपोनेंट समझ रहे हो ना, परछाई, शैडो। पिछला वीडियो देखो, है ना। अच्छा अब सुनो, अब मुझे ए डॉट बी करना है, कर दो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ही तो है, और मल्टीप्लीकेशन हमें आता है अलजेब्रा के रूल्स से। तो यहां हम लिख देंगे ए एक्स बी एक्स, है ना, या ऐसा पहले ऐसे लिख लो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट, किससे करना है मल्टीप्लाई उसको भी लिख दो, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब सुनो बेटा, रूल क्या कहता है अलजेब्रा में, हर एक क्वांटिटी को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो और करते हैं इसको। तो सबसे पहले ये तो मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ए एक्स बी एक्स, है ना। डायरेक्शन क्या है, आई कैप, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां से आ जाएगा ए एक्स इंटू बी एक्स, और आई कैप इज अ वेक्टर तो उसको आई डॉट आई लिख देते हैं, है ना। आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर, तो आई डॉट आई प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो ये बन जाएगा ए एक्स बी वाई, और यहां पर आई है और यहां जे है, तो इसको लिख देते हैं आई कैप डॉट जे कैप प्लस, अगला देखो ए एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं बी जेड से, तो ए एक्स बी जेड और आई कैप डॉट के कैप। ये मेरे सामने इसकी वैल्यूज आ गई। ठीक है, ये भी पहले वाले को तीनों से मल्टीप्लाई किया, अब दूसरे वाले का नंबर है, करते हैं जरा, प्लस लिख दो यहाँ। जब दूसरे वाले को लिखोगे तो ए वाई का सबसे पहले होगा बी एक्स, है ना, तो यहाँ लिख देते हैं ए वाई बी एक्स। ये तो नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मैं इसका एग्जाम्पल बताऊंगा, और इसको लिख देते हैं सीधा जे ये वाला डॉट आई, ठीक है, प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे। अब तो बताओ अगला जल्दी, हाँ मैं बोल दो वही, ए वाई बी जेड जे डॉट के। अति उत्तम, आया समझ? ठीक है, अगले पर आते हैं बेटा। अगला क्या है, अगला हमारा ए जेड वाला है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ए जेड बी एक्स के डॉट आई, ठीक, प्लस अगला क्या आएगा बोलो, अगला आएगा हमारा ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप। बहुत बढ़िया। अगला
ए जेड बी जेड के कैप डॉट के। ये देखो ये इतना लंबा मल्टीप्लिकेशन हुआ, बट फिलहाल ये समझाने के लिए इसलिए ध्यान से समझो, एक लाइन में करना सिखाऊंगा मैं इसे। अब सवाल ये उठता है कि ये तो चलो नंबर है मल्टीप्लाई हो, जैसे ये 2 है ये 4 है तो 8 हो जाएगा, है ना, ये 3 है ये 6 है तो 18 हो जाएगा, ये 2 है ये 5 है तो 10 हो जाएगा। तो कुछ भी ऐसा ये नंबर्स है, ये तो इनका टेंशन नहीं है, ये तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ये आई डॉट आई, जे डॉट के, आई डॉट के, ये सब क्या है इनको जरा समझो। तो इनको समझने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस ले रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना, है ना। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपसे बोलूं आई कैप डॉट आई कैप का क्या मतलब है, तो हम बोलेंगे ये दो वेक्टर्स हैं जिनका हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। अब जरा सोचो, थोड़ा दिमाग लगाना बेटा, ए डॉट बी कितना होता है, बोलो जल्दी, ए डॉट बी कितना होता है, ए बी कॉस थीटा। आई डॉट आई का मतलब क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन आई एंड आई। समझ रहे हो या नहीं। तो आई कैप यानी कि एक्स एक्सिस, तो दूसरा आई कैप भी तो एक्स एक्सिस पर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1, फिर आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस कितना है दोनों के बीच का एंगल, 0 डिग्री। 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0, भैया कॉस 0 ऑलरेडी 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1। देख रहे हो आप, आई डॉट आई कितना हो गया, 1। सिमिलरली जे डॉट जे अगर मैं लिखूं तो फिर से सुनो क्या होगा, सेम आएगा, जे का मैग्नीट्यूड 1, अगले का 1, एंगल दोनों के बीच का cos 0। भैया एक वेक्टर खुद से तो पैरेलल ही रहेगा ना, और पैरेलल है तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, तो ये भी कितना आ जाएगा, 1। सिमिलरली तुम जानते हो k डॉट k भी कितना आएगा, 1। अच्छा मैं दूसरा बताता हूँ, मान लो i डॉट j होगा तो क्या होगा, है ना, यहाँ बता देता हूँ मैं, चलो i कैप डॉट j कैप। i कैप डॉट j कैप का मतलब क्या होता है समझो जरा। अगर मैं xy कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ तो ये हमारा x एक्सिस है और ये है y एक्सिस, तो यूनिट वेक्टर x एक्सिस के अलोंग होता है i कैप और y एक्सिस के अलोंग होता है j कैप, ऐसे z के अलोंग k कैप। ये तीनों आपस में कैसे होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो हम सीधा सीधा बोलेंगे इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो सीधा सीधा i डॉट j की वैल्यू, i का मैग्नीट्यूड 1 मल्टीप्लाइड बाय j का मैग्नीट्यूड 1 इनटू cos, दोनों के बीच का एंगल 90, cos 90 होता है 0, और चूंकि cos 90 0 होता है तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0। समझे। तो अब हमें एक खास बात पता चल गई जो आप लोग यहाँ से याद रखेंगे, है ना, इसको ध्यान रखो आगे से हमेशा के लिए। हमने प्रूफ कर लिया, आप बाकी केसेस कर सकते हो, अब आप इसको हमेशा के लिए याद कर लो, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, है ना। फिर मैं इसका डायरेक्ट मेथड बताऊंगा, देखना क्या याद रखना है। जब भी सिमिलर टाइप के यूनिट वेक्टर्स का डॉट होगा, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, the answer will turn out to be always 1। कितना आएगा बेटा, 1। और इसके अलावा कुछ भी कर लो, i डॉट जे, i डॉट के, j डॉट के, है ना, k डॉट जे, जो भी कर लो, चूंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 इन सबको क्या बना देगा, 0। यानी खास बात देखो कि हमें केवल ये 3 अगर मिल रहे हैं तो ही कुछ रिजल्ट आएगा, बाकी सब केसेस में कितना हो जाएगा, 0। अब देखो इससे फायदा क्या हो गया, ये आई डॉट आई है, ये कितना बनेगा, 1, कितना बनेगा, 1। आई डॉट जे, बोलो जल्दी, 0, 0 इंटू समथिंग 0, हटा दो इसको। सिमिलरली आई डॉट के, ये भी हट गया, देखा आपने। जे डॉट आई अलग अलग है, 0। जे डॉट जे ये सही है, ये कितना बनेगा, 1, ये फिर से 0, ये 0, 0, और ये वाला फिर से कितना बनेगा, ये 1 बन जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखो मेरे पास क्या क्या बच रहा है, मैं यहां लिख रहा हूं, मेरे पास बच रहा है a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू, देखो जरा, ax इंटू बी एक्स इंटू 1 वही रहेगा, तो सीधा सीधा ax bx प्लस दूसरा टर्म ये रहा ay इंटू बी वाई इंटू 1 प्लस तीसरा az इंटू बी जेड इंटू 1। अच्छा सोचकर बताओ, ax bx ay by az bz ये सब नंबर्स हैं, नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ऐड हो रहे हैं, तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है ये पूरा, ये कोई डायरेक्शन है क्या इसमें, नहीं, तो इसीलिए ये कैसा है आपका, स्केलर क्वांटिटी। तो आप देख रहे हो कि जब मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, इसका जो आंसर आ रहा है वो कैसी क्वांटिटी आ रहा है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। समझ रहे हो या नहीं। तो स्केलर क्वांटिटी है ये हमारा
इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? स्केलर प्रोडक्ट। अब कुछ लोग बोल सकते हैं सर ये इतना कौन करेगा, है ना, हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी 8वीं 9वीं 10वीं से पार करके 11वीं में आए हैं, और कुछ लोग 8वीं 9वीं 10वीं में ही हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना। देखो ये दो कौड़ी का घटिया कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से समझना, जरा मेरी बात को सुनो इधर। अगर मैं ए डॉट बी यहाँ डायरेक्टली करना चाहूँ तो आपको तरीका बता रहा हूँ। ए लिखो, ए कितना है? ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बी को लिखो, बी कितना है? बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। अब अगर आपको सीधा सीधा डॉट प्रोडक्ट निकालना है बिना किसी तिकड़म और दिमाग के, तो मैं आपको बहुत ही एकदम रामबाण उपाय दे रहा हूँ, अल्टीमेट। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, ब्रह्मांड का सबसे आसान मैथमेटिकल टूल है हमारे लिए। देखो भाई, सीधा सीधा आई को आई से मल्टीप्लाई करो, जे को जैसे, के को कैसे, बात खत्म। आई डॉट आई वन, तो सीधे सीधे इनको इससे करो, तो ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो बोलो ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस अगला बोलो ए वाई बी वाई, अगला जेड को जेड से ए जेड बी जेड, बाकी सोचने का ही नहीं। सी हाउ सिंपल इट वाज। आई गेट व्हाट आई वांट टू से। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट। लेकिन ये कब है? जब हमें वेक्टर फॉर्म दिया है। अगर हमें दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एंगल दिया है तो हमें इसको यूज करना पड़ेगा, है ना। तो कौन सा फॉर्मूला कब यूज होता है ये बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज शुरू में करता है, लेटर ऑन आ जाता है उनको। तो उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। पहले तो एक सिंपल सा क्वेश्चन इसी पर बेस्ड कर लेते हैं जल्दी से, एकदम तूफान की गति से। ए वेक्टर मान लो दे दिया 2i माइनस 3j प्लस के, और बी वेक्टर दे दिया मैंने i प्लस 2j माइनस 3k। ठीक है। अब मेरे से पूछा गया है कि डीटी सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। जल्दी से पॉज करो, माइक्रो सेकंड में इसका आंसर मुझे कमेंट करो, है ना, जल्दी फास्ट। मैं कर देता हूं, मैं तो करूंगी। पॉज अगर हट गया है तो देख लो। सीधा रूल वही है, आई को आई, जे को जे, के को के, खत्म बात। बोलो 2 इंटू, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, 2 इंटू 1 बोले तो 2, माइनस 3 इंटू प्लस 2 कितना हो गया? माइनस 6। वेरी गुड। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो ये 1, तो 1 इंटू माइनस 3 कितना हो गया? माइनस 3, माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9, माइनस 9 प्लस 2 माइनस 7। कमाल की बात, देखो आंसर आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज माइनस 7। सच अ इजी क्वेश्चन इट इज। एंड आप लोग देख पा रहे हो कितने आसानी से हमने इसको सीख लिया। तो डॉट प्रोडक्ट बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। इट्स वेरी 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 सिंपल। आई होप आपको समझ में आया होगा। इनफैक्ट आपने इसको बेसिक्स में जो 8th 9th के बच्चे हैं शायद उन्होंने थोड़ा बहुत नहीं देखा होगी, लेकिन 10th के 11th के बच्चों ने जरूर इसको देखा होगा, जो 10th में आए हैं या 11th में आए हैं अभी। बिकॉज ये 9th में वर्क में एक आपने पढ़ा है, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, सुना है ऐसा कुछ? वहां ये यूज होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, है ना। तो वील डू सम क्वेश्चंस अबाउट इट सो दैट ये आपके लिए कंफर्टेबल हो जाए। एंड आई होप सबको समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको शांति से नोट कर लो एंड विल मूव अहेड। करेक्ट, कर लीजिए नोट। चलिए बच्चों, तो इससे पहले कि हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट पे आए, एक छोटा सा टाइप ऑफ वेक्टर और जो मैंने आपको पास्ट में बोला था कि आगे बताऊंगा, वो और देख लेते हैं क्योंकि वो यहाँ पर यूज होगा। ठीक है। आफ्टर यूनिट वेक्टर दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर विच इज पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पहले ये समझो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। मान लीजिए मुझे इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक जाना है। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर खड़ा हुआ, ठीक है, आई एम करेंटली इन औरंगाबाद एंड मेरे से अगर कोई पूछता है कि सर बताइए ग्वालियर किस तरफ है, तो मैं मैप के अंदाजे से एक डायरेक्शन बोलूंगा कि ग्वालियर उधर है। ठीक है। अब मान लीजिए मैं औरंगाबाद से ग्वालियर को ए से जी इंडिकेट कर रहा हूं, तो अब ए से जी अगर डायरेक्शन इस तरफ है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमें ए से जी जाना है तो हम सीधा सीधा चल देंगे, है ना। कोई सुपर पावर थोड़ी सुपरमैन वाली की यहां से उड़े और जूम ए से जी, ऐसा हो सकता है क्या? नो। हमें एक रूट फॉलो करना पड़ता है। हम यहाँ से पहले निकलते हैं, है ना, फिर हम एलोरा साइड होते हुए अपना धुलिया जाते हैं, फिर वहां से एशियन एक्सप्रेसवे पकड़ के कहाँ जाते हैं पता है? कोई गया है क्या? इंदौर जाते हैं। देन वी फॉलो द रूट। आपको उसको डिटेल्स में मतलब नहीं है, पर सीधा सीधा तो नहीं जाते, क्योंकि सीधा सीधा जाऊंगा तो पहले तो मेरे सामने ये दीवार आ जाएगी, फिर ये दीवार के बाद आएगी दूसरी बिल्डिंग, फिर बिल्डिंग के बाद आ जाएंगे खेत। कैसे जाऊंगा भैया? तो इसीलिए ए से जी अगर मुझे जाना है तो उसके लिए मेरे पास कई रास्ते हो सकते हैं। मान लीजिए एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता ऐसा हो गया, ये जा रहा हूँ घूम घाम के पूरा इधर गया उधर गया और ये पहुंच गया। देखा? तो ये जो डिस्टेंस है ये है एक्चुअल पाथ जो हमने फॉलो किया ए से जी जाने का, इसको हम D1 बोल रहे हैं।
और ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं d2. d2 इज अगेन अनदर पाथ लेंथ, है ना, ये जो लंबाई है, ये जो रास्ता है, जो किलोमीटर्स लिख के आता है, अपन देखते हैं ना, अपन कार चला के जा रहे हैं 0-0 पे सेट करके कि ग्वालियर कितना दूर है, तो अब यहाँ से चलेंगे और फिर पता चला 1000 किलोमीटर आ गया उस पे, है ना, तो मार्किंग 1000 किलोमीटर जो आ रही है उस पर डिस्प्ले बोर्ड पे या स्पीडोमीटर पे वो क्या बता रही है आपको, वो आपको ये इंडिकेट कर रही है कि ये पाथ आपने जो ट्रेवल किया वो 1000 किलोमीटर लंबा था. तो ये जो पाथ है ये डिस्टेंसेस होते हैं. क्या होते हैं बेटा? ये डिस्टेंसेस. इनका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है. ऑब्वियसली डायरेक्शन मतलब ये तो है कि किधर जाना है ना, बट इनको इससे मतलब नहीं है कि कितने एंगल पे ये बन रहा है या ग्वालियर जाने के लिए कितना है डायरेक्शन की हमें आवश्यकता है. बट देयर इज वन क्वांटिटी विच इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन. जैसे कोई पूछे कि मेरे से डिस्प्लेसमेंट क्या है औरंगाबाद से ग्वालियर का, तो मैं सीधे सीधे एक लाइन बनाऊंगा जो मेरे इनिशियल पॉइंट ए यानी औरंगाबाद और फाइनल पॉइंट जी यानी ग्वालियर, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन होगी. तो ए से जी का जो सबसे छोटा लेंथ है, जो सबसे छोटा डिस्टेंस है, जो डायरेक्ट डिस्टेंस है, जो डायरेक्ट एरो है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी. मैं केवल डी नाम दे रहा हूं इसको. क्या बोलेंगे बेटा इसको? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी. ऐसा समझ लो कि अगर तुम सुपरमैन होते और तुम्हें ए से जी जाना होता तो तुम कैसे जाते, वही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है. सीधा, है ना, हवा में उड़ते सीधा. करेक्ट. तो ए से जी इज नथिंग बट दी डिस्प्लेसमेंट और द डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ए टू जी. अच्छा, ये वेक्टर कैसे है? क्योंकि हमें बताना पड़ रहा है कि हम औरंगाबाद से ग्वालियर देख रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ है. अच्छा, ग्वालियर से औरंगाबाद की तरफ होगा, मान लो नीचे की तरफ. तो इफ वी वांट टू गो दिस डायरेक्शन वी हैव टू से कि भैया इसके पास मैग्नीट्यूड तो इतना है पर इसका डायरेक्शन ये है, और वापस आना है तो फिर ग्वालियर से औरंगाबाद के लिए इधर का डायरेक्शन रहेगा. तो डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है. मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियसली है ही. अच्छा, दूसरी खास बात आपने ऑब्जर्व की कि आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल पाथ D1 और D2 इन दोनों से छोटा ही है D, यानी डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. तो अगर कोई पूछे व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो आप बोल दोगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स. इसको टेक्निकल भाषा में अगर लिखना चाहो तो हम ऐसा बोलेंगे कि इट इज अ डायरेक्ट arrow joining the initial and the final points. करेक्ट. और भी जरा टेक्निकल जाना चाहो तो आप ऐसा कह सकते हो कि इट इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट जी. सिंपल, है ना, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट जी. अब ये जो टर्म है ना, इसमें एक खास बात आपने ऑब्जर्व की, D1 पे रास्ता था, D2 पे रास्ता था, यहाँ रास्ता नहीं है, यहाँ रोड नहीं है, ये रोड नहीं है. फ्लाइट में भी जाओगे तो पैराबोला बनाते हुए जाएगी, है ना. पैराबोला नहीं मतलब कोई भी शेप हो सकता है. करेक्ट. पहले थोड़ा आर्क, फिर स्ट्रेट, फिर आर्क या जिगजैग जैसा भी. बट ये जो पाथ है ना ये डायरेक्ट है, ए टू जी सीधा. मैं यहाँ से दीवार तोड़ता हुआ सीधा पहुंचाऊं ग्वालियर, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा. तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि भैया वहां तक जाने का रास्ता है या नहीं. जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, एक नदी है, दूसरी तरफ कोई बंदा है, अब मुझे यहां से उस बंदे तक जाना है, तो मैं पहले क्या करूंगा, यहां से ब्रिज पे जाऊंगा, फिर चढ़ के ऊपर जाऊंगा, फिर वहां पहुंचूंगा. तो ये हमारा डिस्टेंस हुआ. डिस्प्लेसमेंट पूछे यहां से वहां का डायरेक्ट लेंथ, सर जा तो सकते ही नहीं है, तो क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट में जाना नहीं होता. डिस्प्लेसमेंट में हमें इससे मतलब है कि जो सबसे छोटा पाथ है, हो सकता है वहां पर रास्ता हो सकता है वह रास्ता नहीं हो. तो शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट. और डायरेक्ट ये नहीं कि कोई बोले कि अच्छा, ये भी कंफ्यूज होते हैं बच्चे. वो क्या करते हैं, वो बोल देते हैं सर देखो ए से आपको बी जाना है ना, ये रहा बड़ा रास्ता और ये रहा सर छोटा रास्ता. ये D1 है, ये D2 है. बताओ D1 D2 में कौन डिस्प्लेसमेंट है? D1 है D2? भाई D2 छोटा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कौन होगा? नहीं होगा. D1 D2 में से कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है भैया. डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्ट होना है, चाहे रास्ता हो चाहे ना हो, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा. आप इस बात को अगर अच्छे से समझे हैं तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा. करेक्ट. अब इसको वेक्टर्स में हम लोग जब यूज करते हैं तो इसी को हम डिस्प्लेसमेंट को नाम दे देते हैं पोजीशन वेक्टर. क्या नाम देते हैं बेटा? पोजीशन वेक्टर. कैसे, जरा ध्यान से समझो. मान लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मैं 2D में बना रहा हूँ, ठीक है. जेड भी होगा तो हम इंट्रोड्यूस कर देंगे. अब इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, प्लेन में, जमीन पे मुझे ए से जी जाना है, और ए पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1. सिमिलरली जी पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2,
y2 z2। तो मुझे कहां से कहां तक जाना है, मुझे a से लेकर g तक जाना है। तो सबसे पहले आप सोचो कि जो a वाला वेक्टर है ना, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो कहां पर है, तो हम बोलेंगे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सर वो यहां पर है। तो ऐसा जो वेक्टर होता है जो ओरिजिन को a से जोड़ता है ना, दिस इज सिंपली कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्या कहेंगे बेटा इसको, पोजीशन वेक्टर ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और इसको लिखते हैं आर ए वेक्टर। क्या लिख देते हैं इसको, आर ए वेक्टर। सिमिलरली o से अगर मैं सीधा सीधा g को जोड़ूं तो ये जो लाइन बन रही है ना, इसको अगर एरो दे दूं तो ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसका डायरेक्ट लेंथ है, ये है डायरेक्ट लेंथ g का। तो इसको प्यार से हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ g। तो देखो आर ए वेक्टर मिल गया, आर जी वेक्टर मिल गया, ठीक है। अच्छा आर ए है, आर जी है, इसका भी कुछ नाम रखना पड़ेगा, है ना। तो इसके नाम दो तरीके से रख सकते हो, आर ए जी या आर जी है ना। आर ए जी का मतलब, आर जी ए का मतलब क्या होगा, आर जी ए लिख देता हूं मैं इसको। अच्छा ऐसे समझो नाम कैसे लिख रहे हैं, आर ए को लिख सकते हैं आर ए ओ, है ना। आर ए ओ का मतलब क्या हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ ए माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ ओ। मैं पहले टेक्निकली समझा रहा हूं फिर डायरेक्ट समझाऊंगा, है ना, डायरेक्ट अपना काम है सीधा। तो यहाँ आर ए माइनस आर ओ क्या होता है समझो, आर ए का कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो आर ए है x1, तो इसका x कोऑर्डिनेट है x1, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा सीधा x1 माइनस 0 i कैप, y1 माइनस 0 j कैप, z1 माइनस 0 k कैप। यानी सीधा सीधा मैंने क्या किया, a के कोऑर्डिनेट में से o के कोऑर्डिनेट को माइनस किया। तो आर ए वेक्टर लिखना सबसे आसान हो गया। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ a, तो आप सीधा सीधा बोल दोगे x1 i कैप प्लस x2 j कैप प्लस प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। मैं डायरेक्ट सिखा रहा हूं। अब सुनना, अगर rb पूछे कोई तो rb का मतलब सीधा सीधा क्या होगा, b के कोऑर्डिनेट में से o के कोऑर्डिनेट। भैया ये किसी के रिस्पेक्ट में नहीं दिया, तो किसी के रिस्पेक्ट में नहीं दिया तो इसलिए हम ओरिजिन मान रहे हैं रिस्पेक्ट में, है ना। तो अगर मुझे इसका डायरेक्शन पूछना है तो मैं सीधा सीधा क्या बोल दूंगा इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अनुसार, x2 i कैप, सीधा टेंशन नहीं, कोऑर्डिनेट्स को ही सीधा लिख दो, प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखो तो ये एक वेक्टर ट्रायंगल बन रहा है जहां आर ए का सम और इसका सम इसके बराबर होगा, ठीक है। आर ए का सम प्लस आर, ये क्या है आपका, इसका नाम रख देते हैं आर जी ए, है ना। आर जी ए का मतलब क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ए। मतलब अगर मैं जी की डायरेक्शन पूछूं ए के हिसाब से तो वो ऐसे बोल देगा, ये रहा देखो ऐसे ऐसे, देखो इधर मैं पूछूं, मैं ए पे हूं, जी किधर है, ये रहा, ये क्या है आर जी ए। अच्छा ये क्या है आर ए जी, यानी पोजीशन वेक्टर किसका, ए का। कौन देख रहा है, जी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जी को हम बोल देंगे आर ए जी। नाम ही है तो आप उल्टा भी रख लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसका फायदा क्या होता है कि आर जी ए लिखा तो आर जी माइनस आर ए कर सकते हैं, यानी जी के कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट माइनस कर दो। क्यों किया ऐसा, उसका रीजन सुनो यहाँ पर, फिर टेक्निकली मैं डायरेक्टली बताऊंगा, है ना। तो देखो क्या करेंगे, अगर मैं वेक्टर ट्राइंगल देखूं तो ट्राइंगल ओ ए जी, इसमें साइक्लिक सेंस में कौन कौन है, साइक्लिक समझते हो ना, हेड से टेल जुड़ा हुआ, तो इसके हेड से इसका टेल जुड़ा हुआ, पर यहाँ टेल टेल जुड़ गए, तो ये अपोजिट सेंस में है। तो हम सीधा सीधा बोल देंगे आर ए वेक्टर प्लस आर जी ए वेक्टर इज इक्वल टू आर जी वेक्टर, वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां से आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि आर जी ए वेक्टर जो आएगा, है ना, मैं यहां लिख रहा हूं आर जी ए वेक्टर जो आएगा, दिस विल बिकम आर जी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। अच्छा इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको जी नाम दिया था हमने, है ना, इसकी वैल्यू आसानी से सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें से इसको माइनस करो। आपको मालूम है आई से आई माइनस होता है, जे से जे, तो x2 माइनस x1, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं आर जी ए वेक्टर, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये तो होगी एक्चुअल मेथड और डेफिनेशन। अब सुनो जरा जो तुम्हारे काम आएगा, है ना।
अगर किसी को लग रहा हो कि सर ये पता नहीं क्या गंदे गंदे डायग्राम बना दिए, एरो बन रहे हैं, डिजाइनें बन रही हैं, तो आप इन सबसे बचने का एक तरीका है, आप सीधा मेथड याद रखो, है ना, फिलहाल के लिए। हालांकि ये समझ में आना बहुत जरूरी है, अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है, बट नहीं भी आता है, दिक्कत भी आती है, तो आप ऐसे याद कर लो कि अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट है 2, 3, 1, है ना, एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन है, और ये पॉइंट है आपका बी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट है लेट अस से 1, -2, रैंडमली कुछ भी ले लिया मैंने। अब आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, सिर्फ ए लिख दिया यानी कुछ भी नहीं लिखा, किसी के रिस्पेक्ट में कौन देख रहा है बताया क्या, नहीं, कोई नहीं बताया, तो इसका मतलब ओरिजिन देख रहा है। जब सिर्फ आर ए लिख दिया यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो कौन देख रहा है उसको, ओरिजिन, तो ये पूछ रहा है, ठीक है। कोई पूछा सर इसकी वैल्यू कितनी होगी, सीधा, टेंशन लेना नहीं, जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ओरिजिन तो 0 होता है, तो उसी के रिस्पेक्ट में लिख दो, 2i 3j 1k, बात खत्म, टेंशन है क्या, नहीं। चलो आर बी, सीधा डायरेक्ट बोलो, बी वाले का किसके रिस्पेक्ट में, कोई है क्या, नहीं, किसके रिस्पेक्ट में, फिर ओरिजिन, तो ओरिजिन से देखो सीधा, तो ओरिजिन से बी किधर है, इधर है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं, 0, तो माइनस करने पर वही आंसर आ जाएगा, इसलिए आर बी सीधा सीधा कोऑर्डिनेट्स होते हैं कितने, 1i कैप 1j कैप -2k कैप, देखा आपने, सिंपल, टेंशन लेने का नहीं। अच्छा, कोई पूछे कि सर ए को बी कैसे दिख रहा है, ए को बी यानी ये, समझ रहे हो, ए को बी अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे जरा सुनो, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, करेक्ट, यानी कि ए में से किसको माइनस कर दो, बी, तो जो देख रहा है उसको बाद में रखते हैं, और जिसको देख रहे हैं उसमें से माइनस करते हैं, तो आर ए बी का मतलब क्या हो जाएगा, आर ए माइनस आर बी, टेंशन लेना नहीं, डायरेक्ट क्या करो, कोऑर्डिनेट माइनस करो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट में से इसको घटाओ, तो 2 इसका 1, 2 - 1 1, ये है x का, तो i कैप, तो j वाले को देखो 3 - 1 कितना हो गया, 3 - 1 2, डायरेक्शन j कैप। तीसरा z वाला देखो 1 -2 कितना हो गया, 1 - -2 1 माइनस प्लस यानी 3k कैप, सीधा आंसर आ गया। हो सकता है कुछ इससे आसान, देखा आपने, दिस इज पोजीशन वेक्टर। तो इसकी अब जरूरत कहां पड़ेगी, अगर कोई पूछे कि सर क्यों पढ़ा दिया ये, क्या है ये, तो इसकी 2-3 जगह यूजफुल है इससे। एक तो डायरेक्ट लेंथ हमें पता चल जाती है, अगर कोई पूछे कि सर बताओ इन दो पॉइंट्स औरंगाबाद और ग्वालियर के बीच का लेंथ क्या है, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो इसका मैग्नीट्यूड, यानी एजी जो होगा वो हो जाएगा √of x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, और इसी को बेटा अंग्रेजी में डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये जो मैंने लिख दिया ना यहाँ, आप अच्छे से कॉपी के ऊपर लिख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैथ्स में यूज होने वाला है, वी कॉल इट डिस्टेंस फॉर्मूला। तो कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का लेंथ अगर निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो वेक्टर लिख लो, मैग्नीट्यूड निकाल लो, या डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो, कर पाएंगे आप लोग, तो इसको नोट कर लो, है ना। अब हम इसके एप्लीकेशंस देखते हैं, बिकॉज अगर मुझे इसके एप्लीकेशंस आ गए तो मेरा डॉट प्रोडक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो इसको देखते हैं जल्दी से, आप लोग नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, चलो आज के वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ आते हैं, यानी कि ये जो हमने पढ़ा, ये क्यों पढ़ा, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो देयर आर फ्यू वेरी 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 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहाँ कहाँ यूज होता है और क्यों यूज होता है ना। तो सबसे पहला जो यूज है इसका, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको याद भी रखिएगा, इट इज यूज्ड टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है बेटा ये, है ना। दुनिया के कोई भी दो वेक्टर्स अगर आपको दिए गए हैं, तो मैं उनके बीच का एंगल विद द हेल्प ऑफ दिस डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे, जरा देखना है इसको, ठीक है। इसका सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, है ना। फर्स्ट, मान लो एक वेक्टर है ए और इसका मैग्नीट्यूड है आई कैप -2j कैप प्लस 3k कैप, 3D वेक्टर ले लिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा वेक्टर जो है बी, इसका मैग्नीट्यूड है आई कैप
जे कैप प्लस 4 के कैप, या ऐसा कह दो, हाँ ठीक है, प्लस कर दो, यहाँ कुछ भी ले सकते हैं रैंडमली, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ले लिया मैंने। अभी देखो अगर 2D में होता तो मैं दिमाग लगाता कि आई इधर -2j इधर, तो एंगल इधर, दूसरा वाला इधर, ऐसे कुछ सोचता, एंगल निकालने का कुछ जुगाड़ लगा लेता। बट 3D में ये बहुत ही गंदा हो गया, मालूम क्यों? x एक्सिस पे 1, y पे -2 और z पे +3, तो यानी यहाँ कहीं है और दूसरा यहाँ कहीं होगा। अब इन दोनों के बीच का एंगल कैसे, जो वेक्टर ही नहीं बन रहे हैं उनका एंगल कहाँ से निकालें? तो उसके लिए डॉट प्रोडक्ट बहुत ही बड़ा शानदार मेथड है, जरा ध्यान से समझो कैसे। अगर मुझे कभी भी, और इसको रट लो दिमाग में, सुनो सुनो सुनो, वेक्टर्स के सवाल में कभी भी कोई तुमसे पूछ ले फाइंड द एंगल, तो एंगल बोलते सी दिमाग में घुसा लेना, सबसे पहले क्या आएगा? डॉट। कैसे करते हैं जरा समझो भाई, चालाकी से सुनो। अगर एक वेक्टर है a, दूसरा वेक्टर है b, तो इसका a डॉट b कितना होता है? ऊपर लिखा है a b cos थीटा, जहां a मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, b मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। तो यहां से बताओ जरा cos थीटा कितना आएगा? cos थीटा हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a b। अब इससे क्या फायदा हो गया? सुनना बेटा, मेरे को दो वेक्टर्स फिजिकली दे रखे हैं, है ना, या मैथमेटिकली दे रखे हैं। तो अगर मुझे दो वेक्टर्स दे रखे हैं तो मैं उनका डॉट तो बड़े आसानी से निकाल सकता हूं, है ना? आपको आता है, करो जल्दी, बताओ जल्दी जल्दी, स्पीड में, फास्ट। a डॉट b कितना आएगा? 1 into 1 1, -2 into 1 -2, +3 into -4 -12, -12 -2 -14 में से एक गया, +1 गया तो -13, दिस इज -13। सी हाउ सिंपल इट वाज, देखा आपने? तो यहां से सीधा सीधा a डॉट b आ गया -13। अच्छा, एक खास बात देखो, a और b अगर वेक्टर दे रखे हैं तो इनका मैग्नीट्यूड निकालना तो बहुत ही आसान है। तो अगर कोई पूछे a कितना है, तो आप बोलोगे अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर, और z कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो यहां से इसको सॉल्व करने पर आएगा अंडर रूट ऑफ 1 + 4 + 9, कितना आ गया? √14, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही b वेक्टर कितना आ गया? b का मैग्नीट्यूड बोलो जल्दी, अंडर रूट ऑफ, यहां से सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और -4 का स्क्वायर 16, है ना, 16 2 18, तो ये कितना आ गया? √18। अब देख रहे हो टफ है क्या? नहीं, वेरी सिंपल, करेक्ट। चलो ये मेरे सामने आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको? भाई सीधी बात है, cos थीटा निकालना है ना, तो cos थीटा होता है a डॉट b अपॉन ab। a डॉट b कितना है? -13 अपॉन ab क्या होता है? तो a है √14 इंटू √18, ये आ गया cos थीटा। तो यहां से सीधा सीधा एंगल अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे? थीटा विल बिकम cos इनवर्स ऑफ हाउ मच? -13 अपॉन √14 इंटू √18। सिंप्लीफाई कर लो, you'll get the answer। कुछ लोग के आंसू निकल गए होंगे ये सोचकर कि भैया नहीं सर, ये क्या कर दिया आपने, ये क्या है, कैसा एंगल है ये? हमने 30 डिग्री 20 डिग्री सुना था, ये क्या लिख दिया? बेटा ये मैथमेटिकल फॉर्म है ना। पहली बात, ये डायरेक्शन बता रहा है, मैं आपको बता चुका हूँ क्यों। दूसरा, ये मैथमेटिक्स में आपको कैलकुलेटर का यूज करके इसकी वैल्यूज निकालना पड़ेगी, है ना, या फिर टेबल्स का यूज करके। तो फिलहाल केवल इसको इस तरीके से छोड़ देंगे, अपन को क्या है, उनको थोड़ी मैथ्स में घुसना है, अपन तो फिजिक्स वाले हैं। तो यहाँ इसका ये आंसर आ गया। एंगल नेगेटिव क्यों है? विल सी इन बेसिक मैथमेटिक्स, है ना, बट फिलहाल ये उसका आंसर है। तो कोई भी दो वेक्टर्स का एंगल निकालने का क्यों आसान हो गया, आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि हम उन दोनों का a डॉट b बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और a और b दिया तो मैग्नीट्यूड निकल सकता है, और cos थीटा होता है a डॉट b अपॉन ab। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, एंड यू शुड रिमेंबर दिस एज आई सजेस्ट, है ना, ये याद रखो। तो ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन, आई होप सबको समझ में आई है। सबको समझ में अगर आई है तो सेकंड एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा जगह बना लेता हूं अपने लिए, लेट मी रिमूव इट। सेकंड एप्लीकेशन भी बहुत सिंपल है, आपको ये ध्यान रखना है। पहले तो मैं स्टेटमेंट देता हूं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स is always 0। very very important statement again, समझो जरा इसको, मैं समझाता हूं, है ना।
ऑर्थोगोनल। ये वर्ड का क्या मतलब, सबसे पहले दिमाग में ये आएगा ऑर्थोगोनल क्या है। ऑर्थोगोनल, ऑर्थोनॉर्मल है ना, ये दोनों वर्ड सेम है बेटा, परपेंडिकुलर एक ही वर्ड है ये। इसका मतलब होता है 90 डिग्री कि यानी कोई भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो उन दोनों वेक्टर्स को हम कैसा वेक्टर बोलेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो डॉट होता है वो हमेशा कैसा आएगा, 0। और ये बहुत ही आसानी से प्रूव किया जा सकता है क्योंकि आपको मालूम है चूंकि दो वेक्टर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, है ना, तो परपेंडिकुलर होने का मतलब है थीटा 90 डिग्री। तो अगर थीटा 90 डिग्री है तो भैया ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा होता है कॉस 90 और कॉस 90 होता है 0। तो यहां से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल ऑलवेज कम आउट टू बी 0 इफ व्हाट इफ वी आर हैविंग ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, जिसी को हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है तो डॉट कितना आएगा, 0। सिंपल, यूज करके देखें इसको कैसे यूज करना है सवालों में। दो तरह के सवाल आते हैं। पहला सीधा सीधा वो दे देगा कि अगर ए वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस के और बी वेक्टर है i प्लस j माइनस सी के, कितना है, i प्लस j माइनस सी के, वो पूछ रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ c if a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। अब देखो सवाल में उसने चालाकी से क्या किया, मुझे ऑर्थोगोनल बता दिया और अब मेरे से पूछ रहा है कि ये जो कांस्टेंट है यानी कि k के आगे जो लगाना था b वाले वेक्टर में उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए। तो ऐसे सवालों करने का बहुत सिंपल तरीका है। आपको मालूम है a परपेंडिकुलर टू b है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, a डॉट b कितना होना चाहिए, 0। ये बेटा ये हैबिट बन जाए, है ना, कभी भी कोई पूछ ले कि सर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो सबसे पहले छूटते से ही क्या दिमाग में आना चाहिए कि परपेंडिकुलर है यानी a डॉट b कितना है, 0। तो अब फायदा क्या है, a डॉट b कर दो 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 इंटू प्लस सी 1c यानी c एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। 2 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 1 प्लस c इक्वल टू 0, तो c कितना आ गया, 1। एज सिंपल एज, देखा हाउ सिंपल इट वाज, कितना आसानी से हम इसको कर पाए, करेक्ट। तो एक तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस फेमस होते हैं। अच्छा दूसरे क्वेश्चंस में क्या होता है, वो हमको सीधा सीधा एक वेक्टर दे देगा और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, वो पूछेगा बताओ कौन सा वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। तो बेस्ट मेथड क्या रहेगा, चारों से इसका डॉट लेके देख लो जिससे आंसर 0। डॉट निकालने में शायद माइक्रो सेकंड्स लग रहे हैं, है ना, 1 सेकंड भी पूरा नहीं लग रहा है, आप देख रहे हो। तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देख लो, जिससे डॉट 0 आ जाए वो आंसर है आपका। तो दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस डॉट प्रोडक्ट, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अच्छा ये मैथमेटिकल एप्लीकेशंस हैं, हम फिजिक्स की एप्लीकेशंस की तरफ बढ़ते हैं, है ना, कि फिजिक्स में कहाँ यूज होगा ये, तो आप इसको नोट कर लो, है ना। ओके तो थर्ड एप्लीकेशन जो है हमारी उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। अब ये जो मैथमेटिकल एप्लीकेशन थी इसका फिजिक्स की एप्लीकेशन इसकी बड़ी सारी है, मतलब मैं सारी तो बता भी नहीं पाऊंगा, इतनी सारी है। मैं 2-3 आपको देता हूं जिससे, या 1-2 देता हूं जिससे आपको थोड़ा एक अंदाजा लग जाए कि सवाल कैसे आता है, कैसे करना होता है और इसका फिजिक्स में यूज कैसे होता है। तो लेट अस सी दिस एप्लीकेशन, ये आप लोग पढ़ चुके हो, है ना, कैलकुलेशन ऑफ वर्क। थर्ड एप्लीकेशन इज कैलकुलेशन ऑफ वर्क। इसके 2-3 फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, हम डिस्कस करेंगे उसको। वर्क डिफाइंड क्या है पहले ये समझो, काम, है ना, काम कैसे करते हैं, सुनो काम कैसे करते हैं मतलब समझो, फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं यहाँ एक प्लेटफॉर्म लेता हूँ, एक जमीन लेता हूँ और उस पर एक डब्बा रखा हुआ है, तो अगर इस जमीन पर मैं एक डब्बे को रख देता हूं तो इसका मास था मान लो 10 kg, ठीक है, या m मान लो, सर तुम भी क्या याद रखोगे, m है इसका मास, और m की जरूरत भी नहीं है, चलो ए डब्बा है ये, है ना, और इस पर एक फोर्स लग रहा है इस तरफ, ऐसे खींच के ले जा रहा है एक बंदा, है ना, ट्रॉली बैग जैसे ले जाते हैं, एक बंदा है ट्रॉली बैग पकड़ा हुआ है, ऐसे इंक्लाइन करके, 2 टायर वाली है ना सस्ती, इंक्लाइन करके अब ऐसे चला जा रहा है। तो जब वो ऐसे जा रहा है तो ट्रॉली बैग पर जो फोर्स लगा रहा है उसके हैंडल पर, वो लगा रहा है F। कितना फोर्स लगा रहा है बेटा, F। और जिस एंगल पे उसने बैग को इंक्लाइन किया हुआ है वो एंगल है थीटा, ठीक है। अब उसने इसको ट्रॉली को खींचा, चलाया, और चलाते 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 यहां तक लेके आया। तो जब वो ट्रॉली को इस A पोजीशन से
बी पोजीशन तक लाया तो इस दौरान इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ लेट अस से डी या एस। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा इसका? एस। ठीक, तो फोर्स कितना लगाया मैंने? एफ, और डिस्प्लेसमेंट हुआ एस। 9th वाले बच्चों के लिए भी बहुत यूजफुल है। तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज वर्क। तो वर्क को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि अगर मुझे दो वेक्टर्स दे रखे हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट वी कॉल एज वर्क। डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट वी कॉल एज वर्क। इसकी क्या जरूरत है मैं बताता हूं। और इसको जब ओपन करोगे बाय द फॉर्मूला जो ऊपर लिखा है, तो सीधा सीधा बन जाएगा एफ एस कॉस थीटा। क्या बन जाएगा बेटा? एफ एस कॉस थीटा। तो वर्क डन सीधा सा सिंपल सा ये फॉर्मूला बन जाएगा एफ एस कॉस थीटा। अब सुनना मेरी बात, अगर वर्क डन एफ एस कॉस थीटा है, ठीक है, तो यहां से मैं वर्क को कैलकुलेट कर सकता हूं। एस क्या है? इसका डिस्प्लेसमेंट। इसको हम डिटेल में और भी पढ़ेंगे, एस पे भी कुछ पाबंदियां हैं, बट फिलहाल एफ एस कॉस थीटा। करेक्ट। अब सुनो मेरी बात को जरा, अगर मैं इसको यूज करना चाहूं तो कैसे यूज करूं, है ना? अच्छा, उसके पहले एक चीज बताओ, आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा एक चीज, हम जब सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ते हैं, है ना, तो ऊपर चढ़ते वक्त बहुत थक जाते हैं, बहुत मेहनत लगती है, और नीचे उतरना हो तो 1000 सीढ़ियां भी हम ऑलमोस्ट आसानी से उतर जाते हैं। जबकि 500 सीढ़ियां ऊपर चढ़ने में बैंड बच जाएगी, है ना। 3 फ्लोर ऊपर चढ़ने को बोल दो, अरे भैया पसीने छूट जाते हैं। लेकिन 3 फ्लोर नीचे आना है, आराम से चले जाएंगे, है ना। करेक्ट। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो थोड़ा कभी सोचा है आप लोगों ने? अगर सोचा है तो मुझे कमेंट में बताओ, है ना। हाँ सोचा है। और क्यों होता है ऐसा, अगर किसी को पता है तो मोस्ट वेलकम, जरूर बताओ, है ना। आई विल बी वेरी हैप्पी। और मैं बताता हूँ अभी होता क्यों है। आप ऐसे समझो, कुछ लोग बोलेंगे अगेंस्ट ग्रेविटी ये वो, हाँ ठीक है, लेकिन उससे क्या, अगेंस्ट ग्रेविटी से क्या। तो ऐसे समझो आप कि अगर एक डब्बे को, ये ए है, इसका मास m है, इसको मैं नीचे ले जाता हूं, तो इस पर फोर्स लग रहा है नीचे, वेट है नीचे, और मैं ले भी जा रहा हूं नीचे, यानी डिस्प्लेसमेंट भी किधर है? नीचे। करेक्ट। तो यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री, क्योंकि पैरेलल है। तो यहां थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो यहां ध्यान से देखो, वर्क डन जो आएगा वो आ जाएगा mg इंटू एस, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 0। cos 0 1 होता है, यानी कि आपका जो वर्क आ रहा है वो कैसा आ रहा है बेटा? पॉजिटिव। वर्क पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि आप जो भी काम कर रहे हो चलने में, वो ग्रेविटी को सपोर्ट करते हुए कर रहे हो, यानी वट एवर वर्क यू आर डूइंग दैट इज पॉजिटिव वर्क, है ना। वही स्केलर क्वांटिटी में कोई सोच सकता है ना पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब है। तो आप ऐसे समझो कि भाई फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो एंगल 0, यानी वर्क कैसा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जो ग्रेविटी है उसको वर्क सपोर्ट कर रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी ही पॉजिटिव आ रहा है। करेक्ट, यानी ग्रेविटी हमको सपोर्ट कर रही है। ठीक है। अच्छा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव आ गया। अच्छा, सेकंड केस अगर ले लूं, मान लो यहां पर ये ए है, और अब इसको नीचे से ऊपर जाना है, यही बना लेता हूं। तो जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो फोर्स किधर है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट किधर है? ऊपर। तो इस केस में दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। cos 180 होता है बेटा -1। तो यहां से वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालोगे तो आ जाएगा mg इंटू डिस्प्लेसमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, बट -1। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी यहां कैसा आ रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव वर्क डन का मतलब समझ रहे हो, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एंटी पैरेलल है, एक दूसरे से उल्टे हैं, तो नेगेटिव वर्क, और पैरेलल है तो पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क का मतलब हो गया यहाँ पर कि ग्रेविटी सपोर्ट कर रही है, तो नेगेटिव का मतलब क्या है? ग्रेविटी अपोज कर रही है। तो जब हम ऊपर चढ़ते हैं ना, तो ग्रेविटी हमको अपोज करती है ना। हम काम कर रहे हैं पर ग्रेविटी रोक रही है, और नीचे आ रहे हैं तो ग्रेविटी भी कर रही है, चलो आराम से। तो इसीलिए वर्क डन कैसा आ जाता है? यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। इसीलिए हम लोग थकते हैं ऊपर चढ़ते वक्त और नीचे उतरते वक्त। ग्रेविटी सपोर्ट करती है तो क्या थकान आसानी हो जाती है। थोड़ा थकान होती है मामूली, बट ग्रेविटी सपोर्ट कर रही है इसलिए उतनी नहीं होती, यहाँ ज्यादा होती है थकान। करेक्ट। तो एक तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर F यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है, तो इसका मतलब वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव। और यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल है एक दूसरे से, तो वर्क डन कैसा आएगा बेटा? नेगेटिव। और परपेंडिकुलर है तो, यानी कि
मान लो मैं ऐसा कह देता हूँ, कैसे समझाऊं, ऐसे समझ लो कि ट्रॉली को जब मैं आगे ले जा रहा हूँ तो इसका वेट कितना लग रहा है नीचे, तो कोई पूछे ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, तो ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है 90, तो हम बोलेंगे कोई वर्क नहीं किया, बिकॉज इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन इज हाउ मच, 0। तो ये तीनों चीजें आपको याद होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद क्या समझ में आना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि इसके सवाल और कैसे आते हैं, है ना, तो मैं इसके क्वेश्चंस बता देता हूँ एक तो, है ना, और जल्दी से फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। तो देख लो एक तो क्वेश्चंस, आई टेक दिस प्लेस, इस जगह को देखकर मैं जल्दी से क्वेश्चंस बताता हूँ। एक क्वेश्चन है काफी फेमस, है ना, जैसे मान लो किसी ने दे दिया कि सर एक फोर्स है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे डिक्टेट कर रहा हूं, आप लोग समझना, ट्राई करना पॉज करके और फिर सॉल्व करना। एक फोर्स है 2i - 3j + k, और इस फोर्स की वजह से एक डब्बे को जिसका मास कुछ होगा m, हम पॉइंट A से जो कि है 1,0,2 यहां से ले जा रहे हैं किसी पॉइंट B पे जो कि है -1,1,0, ठीक है, रैंडमली। आई एम टेकिंग, फिर से सुनो सवाल, आई एम टेकिंग अ ब्लॉक ऑफ मास n फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट विद द हेल्प ऑफ दिस फोर्स, फाइंड द वर्क डन। सिंपल, आप सबसे पहले क्या करोगे, पहला स्टेप, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट या फिर Fs cos थीटा। अब ये दो में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है पहले ये डिसाइड करो। तो कैसे यूज करेंगे, अगर F का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन cos थीटा हमारे लिए निकालना मुश्किल है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को रिजेक्ट करेंगे, है ना। ये सही है फॉर्मूला, बट इसको यूज नहीं कर रहे हैं। किसको यूज कर रहे हैं, इसको। तो इसके लिए मुझे दो वेक्टर्स चाहिए, तो F वेक्टर तो दे रखा है। अब डिस्प्लेसमेंट अपन ने भी पढ़ा था, पोजीशन वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल यहाँ है, इनिशियल यहाँ है, तो x में से x घटाओ, -1 कितना हो गया, -2, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा -2, ये है x कोऑर्डिनेट यानी i कैप, प्लस 1 - 0 1 j कैप, 0 - 2 k कैप। देखा आपने, सिंपल भैया। फोर्स वेक्टर भी पता है हमको, 2i - 3j + k, और आपको बड़े आसानी से पता है वर्क डन होता है F.S, और तुमने सीखा है dt सर से कि वर्क डन F.S यानी डॉट प्रोडक्ट दुनिया का सबसे आसान प्रोडक्ट है, कर दो भी या चुटकी में, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -2 × 2 -4, 1 × -3 -3, -2 × +1 -2, so work done comes out to be -4 -3 -7 -2 -9, और ऐसा यूनिट होती है जूल, भविष्य में सीखोगे आप लोग। ये हमारा आंसर है, देखो कितना आसान था, है ना। वाज इट टफ, नो, इट्स वेरी सिंपल, करेक्ट। अच्छा, सेकंड टाइप का सवाल कैसा हो सकता है, देखो सेकंड टाइप का सवाल हो सकता है कि एक फोर्स है 10 न्यूटन का, फोर्स कितना है 10 न्यूटन, और इसकी वजह से एक पार्टिकल है वो 10 मीटर आगे चला गया, 5 मीटर आगे चला गया, कितना आगे जाता है 5 मीटर, सच दैट कि फोर्स जो है वो इस पार्टिकल पे ये डिस्प्लेसमेंट से एक एंगल बना रहा है विच इज 60 डिग्री। तो पूछता है कि सर बताओ वर्क कितना होगा, तो ये दुनिया के सबसे बेकार घटिया क्वेश्चंस में से F दे दिया, S दे दिया, थीटा दे दिया, खत्म बात भैया। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ द एंगल। अरे बेकार, 10 5 cos 60 हाफ होता है 50 और हाफ 25 जूल इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। देखा हाउ सिंपल इट वाज, अगेन वेरी सिंपल। तो आपको अप्रोच पता होना चाहिए कैसे इन सवालों को डील करना है, ठीक है। और फिर उसी के बाद कुछ फॉर्मूले हैं जो आप लोग बना लोगे और फिर वही यूज होते रहते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में वर्क का बहुत बार यूज होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, और क्या बना सकते हैं, और भी सवाल बन सकता है ना, जैसे अच्छे सवालों की तो शीट दूंगा मैं, एक रैंडमली एक सवाल सोच लेते हैं, करेक्ट। सवाल कुछ ऐसा दे देता हूं मैं कि मुझे एक फोर्स दे दिया गया है, फिर से वही 2i - 3j + k कैप, ठीक है। इस फोर्स की वजह से एक बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, और उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो हमको डायरेक्टली दे दिया i - j, बस इतना। अब वो पूछता है वर्क डन बताइए सर कितना होगा। तो आपको मालूम है वर्क डन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, डॉट वाला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहां से डॉट करो इसको, तो सीधा फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करो, 2 × 1 2,
-3 इंटू -1 +3। अब यहां कुछ नहीं है तो 0, 1 इंटू 0 0। तो यहां से कितना आ गया 5 जूल आंसर टू दिस क्वेश्चन। सी हाउ सिंपल दिस क्वेश्चंस आर। आप लोग कर पाएंगे ना? आई एम वेरी श्योर आप लोग कर लेंगे। तो आप इसको भी नोट कर लो, है ना। इसके बाद आखिरी के 1-2 फॉर्मूले और बता देता हूं एंड लेट अस वाइंड दिस चैप्टर ऑफ या वाइंड दिस टॉपिक ऑफ। तो मैं इसको हटा देता हूं। तो अब इसमें बहुत ज्यादा कुछ अलग से हमें नहीं पढ़ना है। कैलकुलेशन ऑफ वर्क आ गया, ऐसे ही कुछ और फिजिक्स के फॉर्मूले जो आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे पूछता है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, उसका फील्ड के साथ रिलेशन, आपको पता नहीं है ये सब क्या होता है, सिर्फ फॉर्मूले हैं, है ना। तो आप फिलहाल इसको याद रखो एज अ वेक्टर्स, करेक्ट। हम पढ़ेंगे भविष्य में इसको अच्छे से, करेक्ट। तो अगर कोई पूछता है कि पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, उसका फील्ड और पोजीशन वेक्टर के साथ क्या रिलेशन होता है, तो हम बोल देते हैं कि अगर पोजीशन वेक्टर आपका आर वेक्टर है तो ई डॉट आर, डेल्टा वी क्या होता है ई डॉट आर विद अ नेगेटिव साइन, है ना। अब ये तुम बस याद रखो, तो मैंने घबराना नहीं बेटा इसको देख के। जो बच्चे पहले फाउंडेशन कर चुके हैं, डिटेल फाउंडेशन, वो थोड़ा थोड़ा शायद इसको समझ पाए, है ना। डेल्टा वी क्या होता है माइनस ऑफ ई इंटू आर। तो कुछ नहीं, ई वेक्टर दिया जाएगा, आर वेक्टर दिया जाएगा, सॉल्व कर लो, आप कर लोगे आसानी से, आई एम श्योर आप कर लो, है ना। ऐसे और भी फॉर्मूले होते हैं, बहुत आसान आसान से फॉर्मूले होते हैं। जैसे एक और फॉर्मूला सोच लेते हैं अपन, है ना। वर्क हो गया अपना, है ना। एक वो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। इसको भविष्य में मैं सिखाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। वर्क पावर एनर्जी जब हम शुरू करेंगे बड़े डिटेल में देखेंगे इसे। तो इंस्टेंटेनियस पावर होता है एफ वेक्टर यानी फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट जो होता है वो हमको क्या देता है बेटा, इंस्टेंटेनियस पावर। क्या होता है पता नहीं, कैसे करते हैं, ऐसे कर लोगे, करेक्ट। तो आप इस सबको नोट कर लीजिए। डॉट प्रोडक्ट की कहानी यही है। आई होप सबको समझ में आया होगी, अच्छे से इसको एंजॉय करिए एंड इसके क्वेश्चंस लगाइए, उससे डाउट पूछिए, इंटरेक्ट करिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो, आई होप यू एंजॉयड इट। पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।